इससे पहले की क्लास में क्या क्या डिस्कशन किया था? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ पढ़ा था। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है, कॉपी में देख सकते हो। इसके बाद जो दूसरा लॉ पढ़ रहे थे उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी हुई थी और जल्दी जल्दी इसको खत्म किया था बिकॉज क्लास ओवर हो रही थी। अच्छा, पहले सेकेंड लॉ को क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, स्नेल्स लॉ है क्या? n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर है, ठीक है। क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करते हो? या फिर ये बोल सकते हो लॉ है तो इसकी प्रूविंग नहीं है, बट इसको हम डेराइव करेंगे किस तरह से ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। सो आपने पढ़ रखा होगा, पहले भी पढ़ा था। एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, देख लो। नीचे का मीडियम मैं डेंसर ले लेता हूं। नीचे का मीडियम कैसा लिया हुआ है? डेंसर लिया हुआ है। और ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ओके। सो जब रे एंटर करती है एंगल आई के साथ तो ये नॉर्मल की तरफ जाती है, पहले पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयर से डेंसर में जब एंटर करेगी, जब ये रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, एक चीज और देख लो यहाँ पे कि जब हम एंगल आई को इंक्रीज करेंगे, मतलब एंगल आई को बढ़ाएंगे, तो ये इधर बढ़ेगा। मतलब अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इधर को इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट है। मतलब अगर हम इसको इधर को बढ़ाएंगे तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। कौन इधर जाएगा? आर इधर जाएगा, ठीक है। मतलब आर इंक्रीज होगा और ये रिफ्रैक्टेड रे इधर जाएगी। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। तो क्या आप ऐसे कुछ बोल सकते हो कि जो एंगल आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? एंगल आर के, ठीक है। और ये सारे एंगल किसके साथ बन रहे हैं? इसके साथ बन रहे हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर यहां पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखें, सो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या आता है? साइन लेते हैं हम लोग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ठीक है। तो साइन के साथ लेते हैं इसको। सो साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटता है, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर आ जाता है। एन एक कांस्टेंट के तौर पे आता है, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब एन यहां पर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और कौन से मीडियम का? इस मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बिकॉज इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अच्छा, एज अ कांस्टेंट क्यों लिया है? क्योंकि ये वेरी करेगा, हर सिचुएशन के लिए सेम नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई ये वेरी करेगा। अगर हम इसको फर्स्ट मीडियम मान के चलते हैं और इसको सेकंड मीडियम मान के चलते हैं, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। 1 and 2 का मतलब क्या है? मतलब रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। इसका एक और मतलब हो सकता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग या किसको लेके? फर्स्ट मीडियम को लेके, ठीक है। सो फर्स्ट मीडियम की रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड मीडियम का फाइंड आउट करोगे, ओके। सो ये n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन साइन आर। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। अच्छा, अगर हम ऐसा बोल दें कि पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम क्या है? वाटर है, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ANW इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ANW कई जगह पे तुम्हें ऐसे भी लिखा मिलेगा, ANG इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ओके। एक बात और यहां से नोट करते हुए चलो कि हमेशा ऑलवेज जो आपका एयर होगा उसको फर्स्ट मीडियम मानेंगे और जो डेंसर मीडियम होगा उसको क्या मानेंगे? सेकंड मीडियम मानेंगे। भले ही वो वाटर हो या क्या हो, ग्लास हो, उसको एज वेल एज कैसा लेना है आपको? सेकंड मीडियम जैसा लेना है। सो इसको हमेशा सेकंड मीडियम लेंगे। भले रे इससे इसमें एंटर कर रही हो, अभी हम आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद, भले रे इससे इसमें एंटर कर रही हो, लेकिन इसको क्या लोगे? सेकंड मीडियम के तौर पे लोगे और इसको फर्स्ट मीडियम के तौर पे लोगे, ठीक है। इतना नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। ये स्नेल्स लॉ भी है और साथ में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ में एक चीज और देख लो। जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो एक चीज बताई थी कि जब एयर में रे रहेगी तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, और जब वो डेंसर मीडियम में आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना ही कम होगा, ठीक है, ओके। सो चलो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रिलेशन है, क्या है? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये रिलेशन है,
ठीक है, n इज इक्वल टू c अपॉन b। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ किसका रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो c यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, क्योंकि लाइट के लिए एयर और वैक्यूम ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है, एयर के पार्टिकल लाइट को इतना अपोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी लेते हैं। सो दैट्स व्हाई c यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम यहां पे लिख देते हैं c क्या है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम। और बेटा कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, एयर हो सकता है, सॉरी वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू c अपॉन b। तो c का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, यहीं से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं, जैसे इसी के लिए बोल देते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था कितना, 1.5 था। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहीं से समझ में आ रहा है c अपॉन b, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आसान सी चीजें हैं, 10th में बताई जाती हैं ये, ठीक है, बट आपको रिक्वायर करना है उन चीजों को। ये भी क्या है वेलोसिटी, ये भी क्या है वेलोसिटी, तो यूनिट आपस में कैंसिल होकर क्या आता है, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो दैट्स व्हाई सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, 1.5 मैग्नीट्यूड होता है ओनली। सो 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपसे पूछ दिया गया कि जब रे मीडियम में एंटर करी थी, या फिर ये वाटर था या ग्लास था, ग्लास में एंटर करा था, तो उस टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है, तो आपको पता है n गिवन है, तो n कितना है, 1.5 है। c आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। v आपसे निकालने के बोला गया, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम आपसे पूछा गया था, ठीक है। सो ये इधर आएगा वेलोसिटी इन मीडियम, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, तो ऊपर 30 हुआ, कैंसिल आउट किया तो कितना आया, 2, कट किया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किस में है, ये वेलोसिटी किस में है, मीडियम में, मीडियम में है ना, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी किस में है, मीडियम में, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा ले नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ के कॉन्सेप्ट यहां से अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये 10th क्लास में भी होता था, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद होता था, देख लो, ठीक है। क्या होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, सिंपल है, जल्दी फटाफट देखो। आपको रे को एंटर कराना है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये आपका डेंसर मीडियम है, और ये कैसा ले लेते हैं, रेयर मीडियम। सो हमने बताया रेयर मीडियम को ऑलवेज कैसा लेना है, फर्स्ट मीडियम, और डेंसर मीडियम को ऑलवेज कैसा लेना है, सेकंड मीडियम। इसको थोड़ा सा डेंसर दिखा दो, जिससे पता चले कि ये डेंसर था, ठीक है। हाँ, इसको हिंदी में सघन कहते हैं और इसको विरल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे को लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई। आपको पता है जब कोई भी रे रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये आपका बनेगा एंगल ऑफ आर। ये एंगल ऑफ आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपकी कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे है। और वहां पर का क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे कहां पर, रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अगर हम एक काम करते हैं, यहां पे एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, और प्लेन मिरर कुछ इस एंगल के साथ लगाते हैं कि ये रे इस प्लेन मिरर पर 90 एंगल पे एंटर करे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया था कि ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। अब सपोज ये 90 एंगल से यहां पर पड़ रही है, तो 90 एंगल से वापस भी जाएगी, तो जिस पाथ से ये आ रही थी उसी पाथ से अब ये वापस जा रही है। और जब ये वापस से यहां पर आई तो फिर से इसका मीडियम बदला, अब ये डेंसर से किसमें एंटर करी, रेयर में, तो ये जितना बेंड हुई थी उतना ही वापस इससे नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है। जितना ये टूवर्ड गई थी उतना ही अवे जाएगी। सो सिंपल सी बात है, वापस से ये फिर इधर को निकल गई,
ठीक है, ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ पे लाइट वापस लौट गई। और ये करना पॉसिबल कब है, जब हम एक प्लेन मिरर लें और लाइट को कितने एंगल पे एंटर कराएं, 90 एंगल पे एंटर कराएं, ठीक है, उसी के नॉर्मल एंटर करा दें, मिरर के नॉर्मल एंटर करा दें, ठीक है। अब अच्छा देखो, इसको फर्स्ट मीडियम माना हुआ है, इसको क्या सेकंड मीडियम माना हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या है, आपने पढ़ रखा है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर फ्रॉम, इससे सॉल्व करना है, ठीक है। व्हेन लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं, शायद उधर का दिख ना रहा हो, ठीक है, रेयर टू डेंसर। सो क्या करोगे, मतलब आपका लाइट रे कहां से कहां एंटर कर रहा है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रहा है। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, तो क्या लिखोगे, 1 इन 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन आर, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहीं पे छोड़ दो। नाउ लाइट रे, यहां पर भी लाइट होगा, क्या लिख रहा हूं, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से, डेंसर टू रेरर, डेंसर से किस में एंटर करेगी, रेरर में एंटर करेगी। जब डेंसर से रेरर में एंटर करेगी तो रिवर्सिबिलिटी होगा ना, मतलब यहां से यहां एंटर करा है, तो उस सिचुएशन में ये बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2n1। अब एंगल चेंज होगी, क्या हो गए, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि अब इसको पहला एंगल क्या मिल रहा है, आर, और दूसरा एंगल क्या मिलेगा, आई, ठीक है, चेंज हो गया। इसको डाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम, ये दोनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट एंड सेकेंड का आपस में मल्टीप्लाई कराया। सो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको पता है ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चाहो तो लिख लो 1 इन 2 मल्टीप्लाई 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। सो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा 1 इन 2 मल्टीप्लाई 2n1 इज इक्वल टू 1। सो यू कैन राइट डाउन 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1n2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। सो 1n2 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2n1। कहीं पर अगर कुछ इस तरह से भी लिखा मिलता है आपको a एंड g, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 1 अपॉन g(a). ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नोट डाउन करो इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्पेलिंग देख लेना कहीं पे गलत तो नहीं है, जैसे यहां पे हमने क्या लिख दिया था, लाइट की जगह पे राइट लिखा हुआ था, है ना। ओके, सुनाओ। उसी के बाद का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक क्या, हेडिंग रहेगी। हेडिंग क्या रहेगी, रिफ्रैक्शन थ्रू आउट अ पैरेलल मल्टीपल मीडियम्स, ठीक है। हेडिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, डाल लो इसको अपनी बुक्स कॉपियों में। रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडियम्स, ठीक है। सो पैरेलल मल्टीपल मीडियम्स हैं, अप्रॉक्स हम लोग 4 मीडियम को लेके चलते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आउट रे को पास कराएंगे और देखेंगे किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इफेक्ट आता है, स्नेल्स लॉ किस तरह से वहां पे वर्क करेगा, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, मीडियम्स को डिवाइड कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन रहे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसे मीडियम्स को डिवाइड कर लिया, और ये एक और मीडियम को डिवाइड कर लिया। यहाँ ऊपर रखा वाटर, ये क्या है आपका, वाटर, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, एयर होगा, और सबसे नीचे क्या लिया हुआ है, ग्लास, ये आपका ग्लास है, और फिर वापस से क्या लिया हुआ है, एयर। सो क्या इसको हम लोग फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं, इसको सेकेंड मीडियम, इसको थर्ड मीडियम। अब इसको चाहो तो फोर्थ मीडियम बोलो, बट ये एज वेल एज किसके जैसा है, फर्स्ट मीडियम जैसा, तो इसमें हम क्या फर्स्ट मीडियम ही लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट मीडियम जैसा ही लिखेंगे। अभी देखिए ध्यान से, ये हम लाइट रे को लेके आ रहे हैं, ये लाइट रे को लेके आ रहे हैं। सो जब लाइट रे इस पॉइंट पे पड़ेगा तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है,
क्योंकि नॉर्मली तो डिसाइड करेगा कितना बेंड होगा लाइट रे। और ये क्या है, वाटर है। ऐसे थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, जैसे पता चलेगा कि हाँ क्या है, वाटर है। और नीचे का मीडियम क्या है, ग्लास है। नीचे का मीडियम क्या लिया हुआ है, ग्लास लिया हुआ है। ज़्यादा डार्क नहीं करते, फिर एंगल नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। सो ये बेंड करेगा, रे को क्या करेगा, बेंड करेगा। रे आपकी बेंड हुई, थोड़ी सी बेंड हुई, और ये जो एंगल बना, ये बना I1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है। फर्स्ट मीडियम के लिए जब रे कहाँ से, एयर में वाटर से एंटर कर रही है, एयर से वाटर में एंटर कर रही है। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो रे को और ज़्यादा बेंड करेगा, ये रे को और ज़्यादा बेंड किया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है ये R1 के बराबर रहेगा ना। ये R1 आपस में इक्वल रहेंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में इधर इधर वाले एंगल आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये इसके पैरेलल ही तो होगा, नॉर्मल तो पैरेलल ही रहेगा। ये नॉर्मल पैरेलल होगा इसके। अब देखिए ध्यान से, ये हमने R1 मान लिया, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था इसको मान लेते हैं R2। छोटा छोटा है दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉप करोगे, ये क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये सारे क्या है, नॉर्मल है। ये n है, ये n डैश है, और ये n डबल डैश है, ठीक है। तो अब ये रे वापस से एयर में आ गई, तो जितना ये दूर हटी है उतना ही, सॉरी जितना ये नॉर्मल की तरफ आई है उतना ही नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यहाँ और ज़्यादा बेंड हुई, यहाँ और ज़्यादा बेंड हुई, तो जितना ये बेंड हुई उतना ही दूर हट जाएगी, क्योंकि वापस से इसे क्या मिल गया है, एयर मिल गया है। क्योंकि एयर से चली थी, वापस से किस में आ गई, एयर में आ गई। सो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इस I1 के बराबर हो गया। बट ये वाला एंगल किसके बराबर रहेगा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल R2 के बराबर रहेगा, और ये क्या हो गया, फिर से वापस से I1 हो गया। बात समझ में आ गई ना। ये डायग्राम से रिलेटेड था, बहुत आसान है, सिंपल है, ओके। चलिए अभी देखो, जब रे एयर टू, ऐसे सिंबल बना के दिखा देते हैं, एयर से किस में एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है। रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो उस सिचुएशन के लिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, A&W। क्या लिख सकते हो, A&W लिख सकते हो। हम 1 and 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। A&W के साथ साथ क्या लिख सकते हैं, 1 and 2। सो A&W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन I1 अपॉन में साइन R1 लिखोगे, ठीक है। इसको चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहीं से छोड़ दो। फिर वापस से जब रे वाटर से किस में एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो उस सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा, WNG इज इक्वल टू साइन। अब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या है, R1 है, अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R2 है, तो साइन R1 अपॉन साइन R2। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब रे क्या कर रही है, ग्लास से ग्लास टू किस में एंटर कर रही है, एयर में एंटर कर रही है, तो उस सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन के लिए ग्लास से एयर में, तो GNA इज इक्वल टू साइन। अब ध्यान से देखो, यहां पे एंगल क्या बन रहा है, R2, तो साइन R2 अपॉन साइन I1 हो जाएगा, ठीक है, साइन I1। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ और थर्ड के साथ, ऐसे। सो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ध्यान से देख लो, यहीं से देखते हुए चलो, साइन I1 से कैंसिल हो जाएगा, साइन R1 से कैंसिल हो जाएगा, साइन R2 से कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल होकर क्या निकल के आएगा, 1, ठीक है। तो क्या कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, A&W इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, इधर का दिखाई दे रहा है, दूसरी तरह से क्या लिखा जा सकता है, इसको आप दूसरी तरह से कुछ ऐसे लिख सकते हो, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, ठीक है, यहां से वहां तक का दिखेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2 इंटू, बात समझ में आ रही है, 1 and 2, इसको फर्स्ट मीडियम, इसको सेकेंड मीडियम, सो 1 and 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, WNG। सो W क्या है आपका, सेकेंड मीडियम है, सो WNG, तो 2 and 3 क्या हो जाएगा, 2 and 3 इंटू लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 and 1। सो एट द लास्ट क्या हो जाएगा, 3 and 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो ये दो आप इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो यहीं से, लेकिन अभी ये पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। किस तरह से, देखो अब ध्यान से,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन दो मीडियम्स का हो सकता है? एक तो वाटर का हो सकता है और एक किसका हो सकता है? ग्लास का हो सकता है, ठीक है। एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना होगा? अगर हमसे ये कह दिया जाए कि WNG फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो? WNG। सो WNG अगर निकालने को बोला गया, चलो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? WNG इज इक्वल टू क्या आएगा निकल के? WNG के फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा ना दोनों। क्या अपॉन में आ जाएगा? एक तो GNA आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा? ANW। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मैंने एक चीज बोली थी, याद करो, मैंने बोला था कि ऑलवेज आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो वो एयर के कंपैरिजन में दूसरे का निकाल सकते हो। किससे कंपेयर करते हो? एयर से। यहां क्या एयर का निकाल सकते हो ग्लास से कंपेयर करके? नहीं ना, लेकिन आप वाटर का निकाल सकते हो एयर से कंपेयर करके। तो कुछ रॉन्ग है ना, तो उसको राइट कर सकते हो। किसके प्रिंसिपल से? रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये है कि अगर GNA लिखा है तो इसको लिख सकते हो 1/ANG। लिख सकते हो कि नहीं? इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीजन यही है। सो अब WNG इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1/ANW। अब अपॉन में क्या आ जाएगा? ANG, ठीक है। ये बिग अपॉन है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ये वैसे 1/, में निकल के आएगा। 1/, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई कराएगा जाके ऊपर, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई कराएगा जाके, इसके अपॉन में ही तो आएगा ना, 1/, में। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो WNG क्या निकल के आ जाएगा? ANG/ANW। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो WNG मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सो कुछ इसी तरह से एयर पहले आना चाहिए। क्या इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं? जरा देखो ध्यान से। वाटर का ऐसा मीडियम है, सेकंड है ना, तो क्या उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? इधर देख लो, 2 and 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 and 3/1 and 2। कोई दिक्कत? ठीक है। थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और ये इन दोनों के इक्वल में रहेगा, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है? रटता है। रटता कैसे है कि WNG है ना, तो बाद वाला है वो पहले और जो पहले है वो बाद में। तो ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए क्यों हम ऐसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको इसका और इसका दिया है, अगर इसका नहीं दिया है और आपसे कह दिया गया निकालने के लिए, तो आप इसी के रिस्पेक्ट से या इसी के फॉर्मूले से निकालते हो। सिर्फ ग्लास और वाटर का दे दिया है, फिर आपसे बोल दिया कि इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालो, ठीक है। सो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालोगे तो बदल जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालोगे तो चेंज हो जाएगा। कहानी समझ में आना चाहिए रिवर्सिबिलिटी की, ठीक है। ओके, करो इसको, नोट डाउन कर लो यहां से। चलो, तो इसके आगे नेक्स्ट सेटिंग लगा लो, रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। रियल एंड अपीरेंट डेप्थ 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा था। क्या था? आप क्या पढ़ते थे 10th क्लास में? थोड़ा थोड़ा बताया गया था। क्या पढ़ते थे? जब आप पेंसिल को, ग्लास के अंदर पेंसिल को डुबाते थे तो पेंसिल का डुबा हुआ पार्ट अलग दिखता था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं रियल एंड अपीरेंट डेप्थ को देखने के लिए। सो ये है क्या एक्चुअली, किस वजह से होता है, रीजन क्या है वो जानो अभी, ठीक है। रीजन के साथ साथ इसको डेराइव भी करेंगे रियल डेप्थ अपीरेंट डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए, अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो, ठीक है। कैसे?